टू पार्ट वन में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 5 बॉल्स नंबर 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड, और अब इसमें कौन कौन अट्रैक्शन शो कर रहा है, 1 2 2 4 और 4 1, ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये अपोजिटली चार्ज हैं या इसमें कोई चार्ज और कोई न्यूट्रल भी है। और इसके अलावा जो 2 3 और 4 5 जो हैं वो रिपल्शन शो कर रहे हैं, एंड रिपल्शन इज द शोर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना। अट्रैक्शन में तो क्या था कि हमने देखा था कि कोई चार्ज है, अगर यहाँ प्लस क्यू और कंडक्टर है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कंडक्टर को भी ये चार्ज अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडक्शन के कारण यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज आएगा और यहाँ प्लस प्लस आएगा, तो न्यूट्रल होने के बावजूद भी अट्रैक्शन हुआ। और अगर अपन यहाँ माइनस क्यू चार्ज लेके आ जाते तो फिर क्या होता, अगर ये न्यूट्रल है तो माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार यूं होता है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता तो यानी माइनस यहाँ था और प्लस यहाँ था, तो भी अट्रैक्शन हो रहा होता। तो किसी कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर को कोई चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब दोनों बॉडी चार्ज रही होंगी, तो इसका मतलब 2 3 4 5 दोनों बॉडी जो हैं वो चार्ज बॉडी रही होंगी, ये तय हो गया। अब 2 चार्ज है और 4 चार्ज है, तो 2 और 4 चार्ज है तो, और ये अपोजिटली चार्ज रहे होंगे क्योंकि अट्रैक्शन शो कर रहा है, यानी 2 प्लस है तो 3 जो है वो कैसा हो गया प्लस, और 4 माइनस है तो 5 कैसा हो गया माइनस। तो ये प्लस और माइनस से ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। अब क्या है कि 2 और 4 जो हैं वो चार्ज बॉडी हैं, तो 1 कैसा हो सकता है, तो 1 न्यूट्रल रहा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो 2 कैसा है, 2 है पॉजिटिव, और 4 कैसा है, 4 है नेगेटिव, तो इसका मतलब दोनों ही केस में अगर 1 को अट्रैक्शन होना है तो 1 न्यूट्रल रहा होगा। तो 1 न्यूट्रल रहा होगा तो 1 वैसे तो मस्ट भी न्यूट्रल, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो मे भी न्यूट्रल है, तो इसलिए मे भी न्यूट्रल लिख दिया। बाकी मस्ट भी पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं, तो इसलिए मे भी न्यूट्रल, है ना। वैसे तो न्यूट्रल ही है, लेकिन उसमें बेस्ट ऑप्शन ही है, इसलिए मे बी न्यूट्रल। फिर आगे लिखा हुआ मस्ट बी मेड ऑफ मेटल, क्या इसको मेटल का ही बना होना जरूरी है क्या, तो ऐसा नहीं है। जैसे जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वहां पर भी इस तरह की स्थिति आ सकती है, जैसे हम आगे जाकर कैसा देखेंगे अगला चैप्टर कैपेसिटर में, कि जैसे एक कंडक्टर प्लेट ली अपन ने, 2 कंडक्टिंग प्लेट ली, ये प्लस और ये माइनस है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां अगर अपन कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालें, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मतलब वाटर जैसा, जिसमें पोलर सब्सटेंस होता है, जिसमें डायपोल पाए जाते हैं, तो जब एक्सटर्नल फील्ड में उसको हम लगाएंगे तो डायपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करते हैं। अब डायपोल यूं अरेंज करेंगे तो यहाँ इफेक्टिवली माइनस माइनस और यहाँ प्लस बनता है, तो यहाँ भी ये अट्रैक्शन जैसी स्थिति बन रही हो सकती है। तो या ये कैपेसिटर यहाँ तक है और ये डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बाहर तक है, तो यूं अट्रैक्शन वाली स्थिति बन रही हो सकती है। तो किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भी, यानी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को भी एक चार्ज बॉडी द्वारा अट्रैक्ट किया जा सकता है, इस कारण से उसका मेटल का बना होना जरूरी नहीं है। मस्ट बी मेड ऑफ मेटल इसलिए नहीं क्योंकि पोलर सब्सटेंस, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को हम आगे जाकर के 2 पार्ट में तोड़ेंगे, पोलर नॉन पोलर, पोलर जिसमें डायपोल पाए जाते हैं, तो पोलर सब्सटेंस भी अट्रैक्शन शो कर रहे होंगे, तो इसलिए मस्ट बी मेड ऑफ मेटल नहीं लिया अपन ने। यह है 3। इसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो 12 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट, एक डायपोल रखा हुआ है कंडक्टर के सामने, और हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए का पोटेंशियल हमको बताना है। ए का पोटेंशियल, तो ए कहां पर है, ए इस कंडक्टर की सरफेस वाला पॉइंट है, तो हमें इस कंडक्टर की सरफेस वाले पॉइंट पर, ए वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू बताना लगानी है। तो देखो ये तो है स्फीयर, और यहां पे डायपोल रखा हुआ है ऐसे, ये डायपोल, और यहां ये है सेंटर, और यहां से ये एंगल 90 डिग्री ये वाला है ना, और टेंजेंट बनाया अगर अपन ने यहां से, तो ये वाली डिस्टेंस हमको स्मॉल आर दे रखी है, ये वाली, और मान लो सेंटर से लेकर के और डायपोल की वाली डिस्टेंस को मैं अपनी तरफ से R1 मान लेता हूं, है ना, इस वाली डिस्टेंस को मैंने R1 मान लिया। ठीक है, ऐसे सवाल अपन ने कंडक्टर में किया था, अगर आपको याद आ रहा हो एग्जाम्पल, कि यहां हमने एक पॉइंट चार्ज रखा था और हमने जानना चाहता कि बताओ ए का पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने कहा था कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कारण यहाँ इंडक्शन होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस चार्ज भी आएगा, तो हमने कहा था कि हम ए का पोटेंशियल बताने की जगह किसका पोटेंशियल बताएंगे, सी का, और फिर हमने कहा था कि जो सी का पोटेंशियल होगा वही ए का पोटेंशियल होगा, और ये डिस्टेंस हमने स्मॉल आर ली थी, तो इसको हमने के क्यू बाई आर इस तरह से बोला था कि इंड्यूस चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल 0 आएगा, ए पर नहीं आएगा, तो इसलिए ए पर इंड्यूस चार्ज के कारण हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सेंटर का किया था, और जो सेंटर का पोटेंशियल था वही ए का भी पोटेंशियल था। ऐसे ही
यहां पे पॉइंट चार्ज, जैसे एक सोर्स रखा हुआ था इस न्यूट्रल कंडक्टर के सामने, ऐसे ही यहां एक न्यूट्रल कंडक्टर के सामने एक डायपोल रखा हुआ है। अब इस डायपोल कारण क्या होगा, इंडक्शन होगा, यहां माइनस माइनस चार्ज आएगा, यहां प्लस प्लस चार्ज आएगा। तो इस कारण से हम इस पॉइंट का पोटेंशियल या इस पॉइंट का पोटेंशियल तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम सेंटर का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो सेंटर जो है कंडक्टर का, उसका पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं ड्यू टू डायपोल एंड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब इंड्यूस चार्ज के कारण जो सेंटर का पोटेंशियल है वो कितना बन जाएगा, जीरो, क्योंकि माइनस और प्लस की सेंटर से डिस्टेंस जीरो। तो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल लिखे अगर अपन, तो के डी क्यू बाई आर में ये आर बाहर आ जाएगा और सारा डी क्यू इंड्यूस का टोटल मिला करके जो क्यू इंड्यूस बनेगा उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, जीरो। तो जो पोटेंशियल है ये वाला वो कितना बन जाएगा, जीरो। तो इंड्यूस का पोटेंशियल सेंटर वाली पोजीशन के लिए जीरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कौन सा पोटेंशियल लिखना रहेगा, डायपोल का सेंटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल। अब ये तो डायपोल की एक्सिस वाली पोजीशन हो गई, और एक्सिस वाली पोजीशन हो गई तो क्या लिख सकते हैं, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो पी वेक्टर और ये आर वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना, 0 डिग्री। तो के पी कोस 0 अपॉन, लेकिन डायपोल की सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो R1 है, R1, तो इसलिए R1 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर ले लिया अपन यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन में हमें R1 तो नहीं दिया हुआ था, R दिया हुआ था, तो R1 हम पता लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन में थीटा डिफाइन किया हुआ है, फाई, ये वाला एंगल फाई डिफाइन किया हुआ है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस और फाई के साथ वाला ये R हो गया। तो कोस फाई बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से R1 बराबर R अपॉन कोस फाई। तो यहां लिख दिया अपन ने के पी और R1 को लिख दिया R अपॉन कोस फाई, तो ये हो गया R कोस स्क्वायर फाई। तो ये आ गया अपने पास पोटेंशियल। तो हमने सेंटर का निकाला और फिर बोल दिया कंडक्टर की पोटेंशियल बॉडी है, तो इसलिए जो सेंटर का पोटेंशियल है वही कौन से पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ए का। 13 क्वेश्चन में द नेट चार्ज गिवन टू एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो एक तो ये आइसोलेटेड है, आसपास कोई नहीं है, इसलिए इसको जो भी चार्ज देंगे तो कंडक्टिंग होने से क्या हुआ, कंडक्टिंग होने से सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा, और आइसोलेटेड होने से क्या हुआ, आइसोलेटेड होने से ये हुआ कि जो भी चार्ज रहेगा इसके सरफेस पर वो अपने आप ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो इसलिए मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। और इसके बाद 14 वाला क्वेश्चन देखें। 14 में द नेट चार्ज गिवन टू सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर, अब की बार कैसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो जब हमने कंडक्टर की थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ा तो वहां कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में डिफरेंस देखा था। कंडक्टर में जो भी चार्ज देते हैं वो सारा सरफेस पर आ जाएगा, और आसपास के चार्ज उसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करेंगे कि भाई उसे यूनिफॉर्म होना है या नॉन यूनिफॉर्म। जैसे अभी तो ये आइसोलेटेड है, इसी में अगर यहाँ कोई चार्ज क्यों लेके आ जाते तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जब भी है तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, इसलिए जो चार्ज जहां है वो वहीं का वहीं रहना है, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो सकता। इसलिए जब हमने उसको चार्ज किया था तब अगर हमने उसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो पड़ोस में कोई चार्ज भी आ जाएगा ना तो भी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और अगर हमने उसको नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज दिया था तो नॉन यूनिफॉर्मली ही चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो हमने चार्ज देते वक्त उससे कैसा चार्ज दिया था नॉन कंडक्टर को, उसी तरह का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इस कारण से चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, डिपेंड करेगा कि हमने इसको इनिशियल चार्ज कैसा दिया था। लेकिन कंडक्टर को जो हम चार्ज देंगे वो सारा सरफेस पर आ जाएगा और सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण हमने सारा इसी जगह दिया तो भी करके वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंडक्टर में, लेकिन नॉन कंडक्टर में जहां देंगे वो वहीं का वहीं बना रहेगा। यानी अगर हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया तो हमेशा ही वो यूनिफॉर्म ही बना रहेगा, और पड़ोसी भी उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं कर रहे हो सकते हैं। और अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म दिया तो नॉन यूनिफॉर्म ही बना रहेगा। ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 का एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर है और इनिशियली न्यूट्रल है, यानी हमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, अ चार्ज Q इज केप्ट एट द सेंटर। अब हम चार्ज ला करके रख रहे हैं, तो ये जो सेंटर है यहां हमने चार्ज ला कर रखा, इस सेंटर वाली पोजीशन पर हमने चार्ज ला करके रखा। अब देखो जैसे हमने चार्ज ला करके रखा तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, जैसे इंडक्शन के कारण जो है इसमें
यहां पर अगर अपन ऐसे गाउजियन सरफेस बनाए ऐसे, तो समेशन क्यू इन जीरो होने के लिए ये क्यू है, तो यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस क्यू, और यहाँ माइनस क्यू और ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब बाहर कैसा आ जाएगा, प्लस क्यू। तो टोटल मिलाकर के चार्ज तो जीरो ही बना हुआ है, हमने रखा था क्यू, इंडक्शन से आया माइनस क्यू और यहाँ आया बाहर प्लस क्यू। अब उसके बाद क्या बोला हुआ है हमसे, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज केप्ट। अब हम एक चार्ज रखने जा रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं, एट ए डिस्टेंस आर ग्रेटर देन R2, यानी इसके बाहर। तो अब हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में, इफ क्यू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 न्यूटन। अब जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 10 न्यूटन, वो किसके कारण एक्सपीरियंस करेगा, टोटल मिलाकर 3 है, 3 चार्ज। उसमें से हम जानते हैं कि अंदर के चार्ज का बाहर कोई नेट इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इन दोनों का मिलाकर यहां नेट इफेक्ट कितना होगा, 0। तो जो भी इफेक्ट होगा वो सिर्फ इसी का रहा होगा। तो इस कैपिटल क्यू के कारण इस पर लगने वाला फोर्स कितना बनेगा, वो बनेगा 10 न्यूटन, है ना। ये वाला जो फोर्स है वो हमें दिया भी है 10 न्यूटन। अब क्या किया अपन ने, देन एज्यूमिंग देन नो अदर चार्ज प्रेजेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस क्यू विल बी। तो ये क्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्यू जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना करेगा। अब देखो इस पर जो फोर्स था वो तो इसके कारण लग रहा था, अब उन्होंने पूछा हमसे कि कैपिटल क्यू पर लगने वाला फोर्स बताओ। तो कोई सोचे कि कैपिटल क्यू ये भी है ये भी है, तो हमें किस वाले पर फोर्स बताना है, तो हमें इस वाले पर बताना है, क्योंकि हमने जो रखा है वो ये रखा है, ये तो इंडक्शन से आया है, हमने रखा है ये, तो इसलिए इस वाले क्यू पर बताना है। तो बताओ इस वाले क्यू पर फोर्स के लिए कितने जने जिम्मेदार हो सकते हैं, 3, 1 2 3। उनमें से जो बाहर वाला है 2 और 3 वो कहां पर है, बाहर। तो बताओ बाहर के चार्ज का अंदर नेट इफेक्ट कितना आएगा, 0। तो इस 2 और 3 का मिलाकर यहां इफेक्ट कितना है, 0। कौन बचा, ये 1, ये माइनस क्यू। ये माइनस क्यू जो है वो होलो स्फीयर है, और होलो स्फीयर पे जो माइनस क्यू वाला चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है क्यू, इसलिए जो माइनस क्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बताओ होलो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, 0। तो इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लगा, 0। फोर्स की वैल्यू 0 आई। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल ईच हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर फ्रॉम अ कंप्लीट स्फीयर। तो ये जो है ना, ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना, टच में है लेकिन जुड़े हुए नहीं है। और यहां हमने एक r/2 रेडियस का एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रखा हुआ है, और बाहर वाले पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अंदर वाले पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश क्या हो, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रहे यानी फोर्स बैलेंस रहे इस पर। तो इस पर फोर्स बैलेंस कैसे कर सकते हैं इस वाले पर, तो जैसे एलिमेंट ले लेते हैं एक, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लेंगे ना तो वो एलिमेंट यहां भी वैसा का वैसा ही है, यहां भी वैसा का वैसा ही है। तो अगर इस एलिमेंट पर फोर्स बैलेंस हुआ तो कोई भी एलिमेंट जो है वो सिमेट्रिकल है, तो हर एक पर फोर्स बैलेंस हो रहा होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और ये एलिमेंट पर चार्ज अगर dq है तो इस पर फोर्स क्या क्या लग रहा होगा। तो एक तो बाकी सारे जो dq इस पर फोर्स लगा रहे हैं वो वाला फोर्स, तो उसको अगर df कहें तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला जो फॉर्मूला याद है ना वो काम आएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला क्या याद है अपने को, बताओ, df अपॉन ds बराबर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो यहां से df की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, क्या बनेगी, देखो df की वैल्यू, df बराबर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ds। ये बना df का वैल्यू। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो df इसके बराबर हुआ है ना। अब ये हुआ, ये df किसने लगाया है, ये इस स्फीयर के बाकी जितने भी चार्ज हैं dq इंटू ई रिमेनिंग से जो हमने डिराइव किया था वो वाला फोर्स हो गया ये df। अब इस पर इसके कारण जो फोर्स लगे वो किधर की तरफ लगना चाहिए, वो अट्रैक्शन वाला लगना चाहिए, इधर की तरफ ऐसे, df डैश अट्रैक्शन का इस वाली साइड में। अगर वो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा df डैश इधर की तरफ, तो फिर क्या हो, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो अच्छा df डैश कैसे निकालेंगे अब अपन, df डैश फोर्स की बात करें अगर अपन, तो df डैश जो फोर्स है ना वो किसने लगाया है, इस dq पर इस सॉलिड स्फीयर ने। तो इस सॉलिड स्फीयर ने जो फोर्स लगाया उसको मैं कह देता हूं ई डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया। तो इस सॉलिड स्फीयर के लिए कहां पर है, बाहर, तो इसे उठा के कहां रख दें, सेंटर पे। तो सेंटर पे रख दे तो सेंटर से पॉइंट चार्ज हो गया एक तरह से, क्यू डैश चार्ज है मान लो उस पर, तो सिग्मा डैश चार्ज डेंसिटी है और क्यू डैश चार्ज है मान लो इस पर, ये कोमा लगा दिया। तो इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ये बनेगा dq और इंटू dq का नाम क्या हो गया, dq बराबर सिग्मा इंटू ds। dq तो ये वाला चार्ज है जो सिग्मा इंटू ds के बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड k q डैश अपॉन, सेंटर पे उठा के रख दिया था ना अपन ने इसको, तो k q डैश अपॉन r स्क्वायर।
अब इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्स बराबर कर दें, तो डीएफ बराबर डीएफ डैश, तो दोनों को बराबर कर दो, करो दोनों को बराबर, वैल्यू डालो। डीएफ, डीएफ कितना है, डीएफ बराबर है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डीएस, ये है डीएफ की वैल्यू। और डीएफ डैश की वैल्यू क्या है, ये है डीएफ डैश सिग्मा इंटू डीएस इंटू के को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया के। और क्यू डैश को क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश बराबर हो गया अपने पास इस अंदर वाले का चार्ज है ना, सिग्मा डैश और इंटू 4 पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर और अपॉन r स्क्वायर। तो इसे आप सिग्मा डैश की वैल्यू निकाल लो, तो सिग्मा डैश का जो आंसर है वो आ जाएगा इसे 2 सिग्मा। अब ये जो सिग्मा डैश की वैल्यू आई है इसमें साइन नहीं आया है अभी इसमें ना, तो साइन हमें निकालना रहेगा इसमें। तो सिग्मा डैश की जो वैल्यू आई है इसमें, ये मैग्नीट्यूड है, साइन के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर अलग से कि अट्रैक्शन वाला फोर्स रहा होगा, तो ये मैग्नीट्यूड है, साइन और लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ये यहां से मैग्नीट्यूड निकल के आया है, साइन में अलग से लगाया है क्योंकि साइन हमने इधर ही डिसाइड कर लिया था कि वो अट्रैक्शन वाला फोर्स होना चाहिए, तो इस तरह से हमने सिग्मा डैश की वैल्यू निकाली। 17 क्वेश्चन में सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है चार्ज 3Q इस पर चार्ज है और इस वाले पर जो चार्ज है वो -Q है, टोटल मिलाकर इस पर चार्ज -Q है। और हमें पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r लाइज बिटवीन ए टू बी, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ 3Q है, तो क्या यहाँ सामने इंडक्शन होगा चार्ज का, तो यहाँ कितना आ जाएगा -3Q। वो कैसे पता लगाया अपन ने, इस मेटल के अंदर अगर अपन गाउजियन सरफेस बनाए तो समेशन Q इन 0 होना है, तो 3Q तो -3Q होना है। अब टोटल मिलाकर चार्ज कितना है इस पर -Q, तो यहाँ -3Q, तो बाहर वाले पर कितना आ जाएगा 2Q आ जाएगा बाहर वाले पर, है ना, तो 2Q, तो -3Q प्लस 2Q यानी कितना हो गया -Q टोटल मिला करके। अब हमें यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका तो कोई रोल होगा नहीं, नो रोल, है ना, क्यों, क्योंकि बाहर के चार्ज के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब बचे दो, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये एक होलो स्फीयर है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होलो स्फीयर में अंदर के पॉइंट का होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, तो इसी कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 0। तो फिर क्या बचा रह गया, सिर्फ r डिस्टेंस पर जो हमें आंसर निकालना रह गया वो इस वाले 3Q कारण निकालना रह गया। तो कितना आ गया आंसर KQ मतलब 3Q/r स्क्वायर, ये अंदर वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 17 में, है ना। 18 वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो 18 वाले क्वेश्चन में इस पर टोटल चार्ज Q गिवन है, बाहर एक Q डैश रखा है। अब हमने यहाँ कुछ चार्ज Q रख दिया, यहाँ Q रखा तो यहाँ इंडक्शन से कितना आएगा -Q, और यहाँ कितना हो जाएगा Q प्लस Q। इस Q प्लस Q का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इस वाले का, वो होगा नॉन यूनिफॉर्म, और इस -Q का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इस वाले का, क्योंकि Q सेंटर पे रखा हुआ है इसलिए इस वाले का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा यूनिफॉर्म, इस वाले का। इसका नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुआ, अगर ये Q डैश नहीं होता ना तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता इसका, लेकिन इस Q डैश ने उसको नॉन यूनिफॉर्म बना दिया। अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछा है अंदर, यानी यहां इस वाली पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो किस किस के कारण आएगा, टोटल चार्ज जने हैं 1 2 3 और 4, इसमें से 3 और 4 का मिलाकर नेट इफेक्ट अंदर कितना होगा 0, तो बचे कितने 2, ये दोनों। इसके लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यूनिफॉर्म होलो स्फीयर है तो अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो सिर्फ ये वाला चार्ज बचा रह गया। तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, वो बनेगा KQ/r स्क्वायर। तो KQ/r स्क्वायर वाला ग्राफ बना दे, तो KQ/r स्क्वायर ग्राफ तो बनाना है, लेकिन कहां तक, ये सरफेस तक, सरफेस तक यानी जो भी इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस अगर कैपिटल R है ये वाली, तो ये हो गया कैपिटल R, वहां तक का ग्राफ। उसके बाद का नहीं बना रहे अपन, क्योंकि उसके बाद का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो पूछा भी नहीं उन्होंने। ये 18 वाला क्वेश्चन था, और इसके बाद 19 वाला साथ में इसी में ऐसा पूछा हुआ है अपन से कि अगर इस Q डैश को रिमूव कर दे तो क्या होगा, तो इसको रिमूव कर देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म की जगह यूनिफॉर्म हो जाएगा ये वाला, लेकिन हम तो केवल अंदर अंदर का ग्राफ बनाना है हमको, और बाहर के चार्ज का अंदर नेट इफेक्ट तो 0 होता है, और अंदर में इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने बाहर वाला चार्ज हटाया है तो अंदर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अंदर वाला जो ग्राफ है वो ये ही बना रहेगा, तो ग्राफ रिमेन्स सेम। 2.4 के पहला कॉम्प्रेंशन जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है में लीफ वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में दिया हुआ है, और हम इसको जब टच कर रहे हैं अलग अलग चार्ज से तो किस तरह से एंगल बदल रहा है उसके बारे में हमें बता रखा है। तो पहले केस में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, देखो अपन को कि पहले केस में अपन ने कितने गुलाम की रोड से इसको टच किया, 20 गुलाम की रोड से इसको टच किया, तो क्या होगा
इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, कुछ चार्ज इधर आएगा, कुछ चार्ज इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो वो जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है 5 डिग्री का एंगल बना है जब 20 कूलाम का चार्ज को टच किया। और फिर जब अपन ने दूसरी बार किससे टच किया, -40 कूलाम से टच किया। अब -40 कूलाम से टच किया तो उस वाले केस में कितना एंगल बन रहा है, तो जब -40 कूलाम से टच किया तो इस पर भी माइनस में चार्ज आएगा, इस पर माइनस में रिपल्शन होगा, लेकिन अब की बार ज्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि इस बार हमने ज्यादा बड़े चार्ज से टच किया है, तो एंगल 9 डिग्री आया। ये जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू 9 डिग्री आई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ अगर 30 कूलाम के चार्ज को टच करें तो जो एंगल है वो कितना आएगा। और बाकी और कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी आर वगैरह के लिए, तो हमें मैथमेटिकली और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इस कारण से हम ये तो नहीं बता सकते कि एंगल कितना आएगा। हम ये जरूर बता सकते हैं लेकिन कि यहाँ जो भी एंगल आएगा थीटा, वो थीटा 5 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में आ रहा होगा। सिर्फ रेंज बता सकते हैं क्योंकि इससे कम पे 5 आया था, इससे ज्यादा पे 9 आया, तो इस पे जो भी आएगा 30 कूलाम पे वो 5 से 9 के बीच आएगा। सिर्फ रेंज बता सकते हैं, वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी नहीं है। तो ऑप्शन वाले को सिर्फ इनके बीच में एक ही ऑप्शन देना होगा तभी हम बता पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में इनके बीच में केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 7 डिग्री, बाकी सब इसके बाहर वाले दिए हुए हैं, इस कारण से हमने एंगल 7 डिग्री चुना। ये था 1। और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है अपन से कि हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमें पूछा है कि इन तीनों में से किस केस में, इन विच केस द लीव्स विल कन्वर्ज यानी कम क्लोजर एज कंपेयर टू प्रीवियस स्टेट, पिछली बार के मुकाबले पास आई हूं, ये पता लगाना है अपने को। तो पास आई हूं तो वो इससे बता सकते हैं कि जैसे 20 कूलाम लाए, उसके बाद अगर 40 लाए तो दूर गया, फिर 30 लाए तीसरी बार में तो फिर घट गया, तो पास आ रहा होगा। ऐसे ही यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर एक चार्ज रोड लेकर के आ रहे हैं, तो पहले तो अपन ने उसको कुछ दूरी पर रखा, फिर और पास लाए, और पास लाए तो जो है ये एंगल बढ़ता जाएगा, और फिर टच भी करा दिया तो एंगल और बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी बार में अगर कोई दूसरी रोड लेकर के आए और टच नहीं कराया तो फिर एंगल जो है वो घट करके आ रहा होगा, डिक्रीज होकर आ रहा होगा। तो ऑपरेशन में क्या है, पहला है अब पॉजिटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट क्लोजर टू द इनिशियली अनचार्ज रोड, तो जब पास ला रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा होगा। देन द पॉजिटिवली चार्ज रोड टच द नॉब, अब टच ही कर दी तो अब तो और ज्यादा चार्ज आ गया, चार्ज आ ही गया होगा, पहले तो इंडक्शन ही था, अब तो चार्ज आ गया होगा तो कंडक्शन के कारण, तो एंगल और बढ़ गया होगा। लेकिन थर्ड केस में क्या कर रहे हैं कि चार्ज रोड को तो हटा दिया और दूसरी चार्ज को रोड को पास में ला रहे हैं लेकिन टच नहीं किया। तो पिछली बार तो टच किया था लेकिन इस बार इंडक्शन रख रहे हैं तो इसलिए एंगल पिछली बार के मुकाबले कम ही आएगा, इसलिए वो क्लोजर आ गई होंगी, पास आ गई होंगी। और तीसरा वाला केस देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। मैथमेटिकल क्वेश्चन यही है केवल इसमें तीनों में। तो इसमें हमें बोला हुआ है कि दोनों लीव को हमने हिंच कर दिया, टॉप पॉइंट को इसको ओ से हिंच कर दिया। तो जैसे इस वाली पोजीशन से हमने इसको हिंच कर दिया, यहाँ वाली पोजीशन से, और उसके अलावा हर लीफ का मास एम और लेंथ एल दिया हुआ है, तो मास एम और लेंथ एल हो गया दोनों लीफ का। और क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है साथ में कि चार्ज क्यू है और एज्यूमिंग दैट द चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट एंड ओनली, तो चार्ज को अपन ने एंड वाली पोजीशन पर ही कॉन्सेंट्रेटेड मानना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, इस पर एफ ई ऐसे और इस वाले पर एफ ई ऐसे। लेकिन मास जो है वो तो चार्ज सब जगह होता, अगर अलग अलग जगह तो अलग अलग फोर्स लग रहा होता, और उन्होंने कहा कि एंड पे ही मानना है सारा चार्ज, तो अपन ने एंड पर पॉइंट चार्ज की तरह मान लिया, कूलम्ब्स लॉ का यूज कर लिया। और उसके अलावा जो है एम जी वाला जो फोर्स है, एम जी वाला फोर्स, वो एम जी वाला फोर्स जो है वो अपन कहां पर मानेंगे, सेंटर ऑफ मास पे। एम जी वाला फोर्स सेंटर ऑफ मास से मान रहे होंगे क्योंकि मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए तो कहा नहीं कि उसको एंड पर मानो, तो इसलिए अपन ने उसको सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन पे मान लिया। अब दोनों डायग्राम जो हैं वो एक जैसे हैं। अब दोनों डायग्राम एक जैसे तो कोई भी एक लीफ का डायग्राम बना ले अपन, तो ये वाला बना लिया। अच्छा ये हिंज है, अगर ये वाला, तो हिंज पर हिंज वाला फोर्स लग रहा होगा कुछ ना कुछ, एन एक्स और एन वाई नाम दे दें अपन, तो ये फोर्स भी लग रहा होगा। अब क्वेश्चन में हमें ये एंगल पूछा है, अब ये एंगल पूछा है तो एक ही अननोन है अपने पास, केवल ये एंगल, बाकी मतलब निकालना ही एक ही अननोन है, लेकिन बाकी एन एक्स और एन वाई भी हमको पता नहीं है। तो ये जो एन एक्स और एन वाई है वो जब हमसे पूछा ही नहीं है तो हम क्यों निकालें एन एक्स और एन वाई की वैल्यू। तो ऐसा करें, अगर फोर्स बैलेंस करने जाओगे ना कि एक्स में बैलेंस कर दें, वाई में बैलेंस कर दें, तो फोर्स बैलेंस करने में एन एक्स और एन वाई भी पिक्चर में आएंगे, तो उसकी वैल्यू निकालने से क्या फायदा। ऐसा कुछ करें ताकि एन एक्स और एन वाई पिक्चर में ना आए। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स तो बैलेंस होगा ही, टॉर्क भी बैलेंस होगा। तो किस चीज का यूज करें, फोर्स बैलेंस का या टॉर्क बैलेंस का, तो टॉर्क बैलेंस का यूज कर लेते हैं, ज्यादा फायदा रहेगा हमको। तो
टॉर्क बैलेंस करते हैं अगर अपन हिंज के अबाउट, तो उससे क्या फायदा होगा, NX और NY पिक्चर में नहीं आएंगे। और ये बीचों बीच से एक लाइन बना दे अगर अपन, तो पूरा एंगल अगर थीटा है, पूरा एंगल अगर थीटा है, तो ये जो आधा एंगल है वो कितना हो जाएगा, θ/2, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, θ/2। तो अपन क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम का यूज कर रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट हिंज की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर कर दें। तो हिंज के अबाउट टॉर्क लिख करके और उसको अपन 0 के बराबर कर रहे हैं। तो हिंज के अबाउट टॉर्क लिखने का फायदा क्या होगा, हिंज के अबाउट टॉर्क लिखने का फायदा ये होगा अपने को कि NX और NY का जो टॉर्क है वो पिक्चर में नहीं आएगा। तो अब किस चीज का टॉर्क लिखना रहेगा अपने को, सिर्फ एक लीफ के लिए, किसी एक लीफ के लिए बना रहा हूं। तो जैसे ये वाली लीफ है ना, ये वाली लीफ के लिए बना देता हूं। तो इस वाली लीफ पे mg का टॉर्क कितना बनेगा, ये है mg और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये है fe। तो देखो fe को पीछे बढ़ाया यहां से यहां पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये वाली, तो कितना बनेगा ये है l, और ये θ/2। तो ये डिस्टेंस कितनी बनी, L cos θ/2। तो fe का टॉर्क आ गया fe इंटू L cos θ/2। और उसके अलावा mg का टॉर्क कितना आ जाएगा, ये mg और डिस्टेंस ये वाली, ये L/2। तो सामने वाली डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, L/2 sin θ/2। तो ये हो गया mg इंटू L/2 इंटू साइन θ/2। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लिख रहे होंगे तो ये वाली सेपरेशन चाहिए अपने को, ये कितनी बनेगी, ये सेपरेशन, ये L है तो सामने वाला बन जाएगा L sin θ/2, ये L है तो ये भी L sin θ/2। तो इसका मतलब ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 2L sin θ/2। तो 2L sin θ/2 हो गया, तो यहां डाल दें Fe में वैल्यू, तो कितना हो गया, KQ² अपॉन R² की वैल्यू डाल दो, R² कितना बन गया 4L² और इंटू साइन स्क्वायर θ/2। और यहां से एक L बचा है ये वाला, और क्या बचा यहां से cos θ/2, और इधर से बच गया mg इंटू L/2 इंटू साइन θ/2। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड स्मॉल एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। तो थीटा स्मॉल है अगर, तो थीटा स्मॉल होने पर क्या होगा, θ/2 भी स्मॉल होगा। तो θ/2 भी स्मॉल है तो साइन θ/2 को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, θ/2 के, और cos θ/2 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 10:1। तो यहां से इसको तो 10:1 लिख दिया, और क्या बचा रहेगी अपने पास, एक L कैंसिल हो गया। उसके अलावा क्या बचा, KQ² अपॉन 4L, ये टर्म बची यहां से, और इसको तो 1 लिख दिया, ये इधर की तरफ चला गया तो साइन क्यूब θ/2 हो गया, और इधर से बचा कितना mg और इंटू L/2, और इधर बच गया अपने पास साइन क्यूब θ/2। और फिर ये 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 2L, और ये L नीचे चला गया तो L², ये mg को भी नीचे भेज दो तो ये mg। तो ये साइन क्यूब θ/2 की वैल्यू आ गई। तो यहां से θ/2 की वैल्यू आ गई, θ/2 का क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, θ/2 का क्यूब बराबर हो गया KQ² अपॉन 2L² और इंटू mg। ये यहां से θ/2 का क्यूब में क्यूब रूट ले लो, फिर इसका क्यूब रूट आ जाएगा, फिर 2 को इधर भेज दो, तो उससे अपने को θ/2 की वैल्यू तो पता लगी यहां से। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, स्मॉल एंगल ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन टू लीव्स। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है थीटा की वैल्यू पता लगानी है अपने को। तो यहां से पता लगेगा अपने को θ/2 क्यूब रूट लेने के बाद फिर उस 2 को इधर की तरफ भेज देना, तो उससे हमें थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस तरह से अपन ने वैल्यू निकाली। 7, 8, 9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये वाला, इसकी रेडियस a है, थिन अनचार्ज कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल, इसकी रेडियस 2a है, और पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है सेंटर से 4a डिस्टेंस पर। और फिर अब हमने क्या किया, द इनर स्फीयर इज देन ग्राउंडेड। अब हमने इनर स्फीयर को ग्राउंड कर दिया। तो अब हमसे पूछा है द चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर इज, इस पर चार्ज कितना होगा। तो देखो वैसे तो हमने क्या इसको कुछ चार्ज ग्राउंड करने के पहले, न इसके पास चार्ज था न इसके पास चार्ज था, लेकिन जैसे हमने इसको ग्राउंड किया तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। तो डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा जिसका वैल्यू भी हम बता सकते हैं कि वो नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि टोटल पोटेंशियल इसका 0 होना है। अब उसके कारण पॉजिटिव है तो इसी कारण नेगेटिव आएगा, तभी तो टोटल मिला करके 0 हो पाएगा। और अब देखो यहाँ एक से, अब यहाँ इस बाहर वाले के अंदर अंदर ऐसे अपन यूं ऐसे इस तरह से गाउजियन सरफेस बनाया अगर, तो समेशन क्यू इन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ x से तो सामने वाले सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा -x, लेकिन टोटल चार्ज कितना था 0, तो बाहर कैसा चार्ज आ जाएगा x। तो ये तो अपन ने बता दिया कि चार्ज यहाँ कुछ ना कुछ x आने वाला है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो भी बता सकते हैं अपन। कैसे बता सकते हैं, देखो ये जो स्फीयर है, ये वाला स्फीयर, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो ये वाला आया है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म, यू से लिख देता हूं। और
इस माइनस एक्स कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और ये वाला सिमेट्रिकल है, इस कारण से इस माइनस एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म। अगर ये चार्ज क्यू यहां नहीं होता और ये एक्स चार्ज यहां रहा होता तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता, लेकिन ये वाला जो क्यू है वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कैसा बना देगा, नॉन यूनिफॉर्म। इस तरह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो एक तो अपन से हर सरफेस का चार्ज पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 में, और 7 में हमसे पूछा है द चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर इज, तो इस पर चार्ज कितना आएगा। तो मान लो इस पर एक पॉइंट लूं 1 और इसको पॉइंट 1 का नाम दूं, तो पॉइंट 1 का जो पोटेंशियल है बताओ वो कितना होगा, 0, क्योंकि हमने इसे ग्राउंड कर रखा है। अब 1 का पोटेंशियल लिखें, किस किस के कारण लिखें, तो सभी कारण लिखना होता है क्योंकि हम तो इक्विवेलेंट नॉन कंडक्टर की तरह मान के कर रहे होते हैं। तो देखो इन दोनों का मिलाकर टोटल चार्ज कितना है, 0। अब दोनों का मिलाकर टोटल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब इस शेल के कारण अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, 0। दोनों का मिलाकर 0 है, दोनों की सेपरेशन आर है, तो इसलिए दोनों का मिलाकर जो है यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। सेंटर का पोटेंशियल लिख रहे हैं V1, यानी ये जो स्फीयर है इसके सेंटर का पोटेंशियल लिख रहे हैं, ये है सेंटर C, तो VC बराबर 0। तो सेंटर का पोटेंशियल पहले तो इस सॉलिड स्फीयर के कारण लिखें, वो कितना बनेगा, kx/a, और इन दोनों का मिलाकर टोटल कितना, 0। अब बचा केवल ये Q, तो इस Q के कारण कितना बनेगा, kq/4a। अच्छा, सेंटर का क्यों लिखा अपन ने, सेंटर का लिखने का फायदा हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी इसकी सेंटर से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, इस कारण से k dq/r में r यानी 2a तो बाहर आ जाएगा और सारा dq मिलकर के q बनेगा, तो वो x जो है वो बना, टोटल मिला करके तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हमने जान करके सेंटर को चुना लिखने के लिए। और टोटल मिलाकर पोटेंशियल 0 कर दिया अपन ने क्योंकि ग्राउंड कर रखा है अपन ने इसको, तो यहां से ये a से कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया अपने पास, x = आ गया -q/4। ये x की वैल्यू आ गई, तो चार्ज की वैल्यू पता लगानी थी अपने को, तो बन गया -q/4। ये है 7 और 8 में अपन ने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया यहाँ पर हर एक साइड का, इसकी सरफेस का, इसके इनर का और इसका आउटर का। और इसका लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या दिया हुआ है, देखो हमसे पूछा है द पोटेंशियल ऑफ द आउटर शेल इज, इसका पोटेंशियल पूछा है, मान लो इसको 2 पॉइंट नाम दूं, तो हमसे पूछा है कि V2 की वैल्यू क्या होगी। अब V2 की वैल्यू किस किस के कारण लिखें, तो ये जो सभी चार्ज इनके कारण लिखें, उसमें से अगर अपन इस x वाले पार्ट की बात करें तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो अब हमें 2 वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, तो उसके लिए उसमें क्या है कि अब अगर अपन इस तरह से लिखेंगे, बाहर से आते हुए लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मानते हुए, जैसे अपन किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन। तो इनफाइनाइट से 2 तक अगर हम आ रहे होंगे तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इन दोनों का तो नेट इफेक्ट 0 आएगा, बचे ये 2, उसमें से इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर के कारण बन रहा होगा, और हम नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर का तो इफेक्ट जानते नहीं है, इस कारण से हम बाहर से यहां आते हुए वाले इफेक्ट के हिसाब से नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करें, फिर कौन सा तरीका चुने अपन पोटेंशियल लिखने का, तो पोटेंशियल लिखने के लिए अपन एक तरीका ही अपना सकते हैं। अच्छा बताओ, अपन इनफाइनाइट से क्यों आते हैं, जैसे अपने किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना हो तो इनफाइनाइट से क्यों स्टार्टिंग करते हैं आने के लिए, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं और 0 मान भी सकते हैं, इस कारण से हमें जब डेल्टा V लिखते हैं तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल पता होता है 0, तो हम इनफाइनाइट से वहां तक आने के दौरान जो वर्क डन किया वो वर्क डन इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, ये हम बात कर पा रहे होते हैं। अभी इनफाइनाइट से आने में समस्या क्या है, अभी इनफाइनाइट से आने में समस्या ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फंक्शन नहीं पता है, फिर हमको, हमें तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही पता था। फिर क्या करें, फिर ऐसा कर सकते हैं कि देखो इसको ग्राउंड किया हुआ है अपन ने, अब इसको ग्राउंड किया है तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना है, 0, तो 0 है तो क्यों नहीं यहां से यहां चले जाएं, यहां से यहां चले जाएं, यहां से यहां जाने के दौरान इसका पोटेंशियल 0 पता है ही, और यहां जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे होंगे इस पॉइंट पर तो किसके कारण लिख रहे होंगे, तो 1 2 3 4 जने हैं टोटल मिलाकर के, उनमें से 3 और 4 का मिलाकर यहां अंदर इफेक्ट कितना आएगा, 0, तो बचे कौन, ये दोनों बचे, उसमें से जो -x है ये वाला चार्ज वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्म होलो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना आएगा, 0, तो
इन दोनों का मिलाकर नेट जीरो, इसका वैल्यू जीरो, तो सिर्फ यही वाला चार्ज बचा रह गया और ये वाला चार्ज बचा रह गया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपन ऐसे लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डी वी बाय डी आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, एक्स की वैल्यू है माइनस क्यू बाई 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू बना वो बना कितना, के माइनस क्यू बाई 4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, जनरल डिस्टेंस पे लिखते हैं, अगर मान लो यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे लिख रहे हैं, जनरल डिस्टेंस पे लिख लेते हैं पहले और फिर यहां से यहां चले जाएंगे, तो के क्यू, क्यू यानी चार्ज, कितना है इसका चार्ज एक्स, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या है, ये आर है किसी जनरल पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। और बराबर ई का मैग्नीट्यूड ले ले मान लो अगर अपन, तो ई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर बन जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा डीवी बाई डी आर। और ऐसा कर सकते हैं, पहले डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, फिर ये बोल देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, उससे पोटेंशियल की वैल्यू बता देंगे। तो ये लिखा अपन ने ई की वैल्यू और इसे किसके बराबर कर दिया अपन ने, डीवी अपॉन डी आर। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अगर अपन, तो यहां से माइनस हटा दो, फिर तो माइनस हटा दिया यहां से ये वाली वैल्यू, और के को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख देंगे अपन। तो डीवी बराबर कितना बन गया, डीवी बराबर के क्यू बाई 4 बाहर आ गया और कितना बचा रह गया, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ये बचा रह गया। और इंटीग्रेशन कर दें तो इससे डीवी का मैग्नीट्यूड यानी डेल्टा वी पता लग जाएगा। अच्छा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, आर की लिमिट कहां से कहां तक रख सकते हैं, सबसे पहला एलिमेंट ए पर आएगा और आखिरी 2a पर, तो ए से लेकर 2a तक इंटीग्रेट कर दिया। और ए का पोटेंशियल कितना है, 0, और इसका पोटेंशियल कितना है, v, तो डी आर बाई आर के स्क्वायर से जो v बनेगा वो पोटेंशियल की वैल्यू हमको पता लग जाएगी। और फिर उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस से पोटेंशियल की वैल्यू हम बता सकते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू हम बता पा रहे हैं इंटीग्रेट करके हमने। अच्छा बताओ, ये जो हमने आंसर निकाला है इस दौरान, क्या हम इनफाइनाइट से यहां पर नहीं आ सकते थे, उस तरह से लिखने में क्या समस्या थी, इस x का जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म, ये समस्या थी। और इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आप जो है इस स्फीयर 2 का, कुछ लोग क्या करते हैं 2 का जब पोटेंशियल लिखते हैं 2 का, तो किस तरह से लिख देते हैं कि भाई इन दोनों का मिलाकर तो इफेक्ट 0 हो गया, इस x के कारण लिखना है तो ये लिख दिया के एक्स अपॉन 2a और प्लस इस q के कारण क्या करा, इस q के कारण लिखा ना, तो लिखना 2 का था और लिख इसके सेंटर का देते हैं, यानी क्या लिख देते हैं के क्यू अपॉन 4a और 0 के बराबर कर देते हैं। और उस किसका पोटेंशियल क्या निकालना था अपने को, इस वाले पोर्शन में आखिरी वाले में v की वैल्यू निकालनी थी, तो इस v का पोटेंशियल इस v की वैल्यू निकालने के दौरान इस v को इस तरह से लिख रहे होते हैं, ये 0 नहीं, ये v की वैल्यू निकाल दी और इस x की जगह कितना डाल दिया माइनस क्यू बाई 4। तो इस वाले तरीके में क्या गलती है, इस वाले तरीके में इस लाइन में गलती है, ये वाली लाइन में क्या गलती है कि लिखना 2 का पोटेंशियल था इस क्यू के कारण और लिख सेंटर का दिया, तो क्यू का पोटेंशियल 2 का पोटेंशियल को लिखने के लिए सेंटर का पोटेंशियल नहीं लिख सकते, इसलिए इस वाले तरीके से नहीं करना, आंसर आएगा इससे ये वाला सेम, लेकिन इससे नहीं करना। इस कैसे करा अपन ने, हमने इस बात का यूज किया कि इसका पोटेंशियल 0 है, तो यहां से यहां तक के लिए ई को डीवी बाई डी आर लिखा, इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाई ऐसे 2a तक और इससे v की वैल्यू पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ लार्जर रेडियस। तो इसमें जो है 2 सिलेंडर है अपने पास, एक ये वाला है और एक ज्यादा बड़ी रेडियस वाला एक और सिलेंडर है। और फिर उसके बाद जो है अपन जो जो अलग अलग चेंजेस कर रहे हो देख सकते हैं इसमें, और इसको इक्वलेंटली सवाल को है ना आप ऐसे स्फीयर की तरह से मान सकते हो, यही सवाल का इक्वलेंट, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है, ये इक्वलेंट क्वेश्चन की तरह से ना, कि इसमें भी उसी तरीके से सोच सकते हैं अपन। तो सबसे पहला पार्ट, बोथ द सिलेंडर आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द 2 सिलेंडर व्हेन अ चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। इसको कुछ चार्ज डेंसिटी दे दी अपन ने जैसे लेमडा, तो अब क्या है यहां सामने माइनस लेमडा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि समेशन क्यू इन 0 होना है, तो बाहर प्लस लेमडा आ जाएगा। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, किसके कारण होगा, इसी कारण तो 0 होगा, बचे ये 2, इसी कारण अंदर 0 होगा, तो बचा ये 1, तो सिर्फ इसी कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये ठीक ऐसे है जैसे यहाँ कुछ चार्ज दे दिया क्यू, तो यहाँ क्यू दे दिया तो सामने माइनस क्यू आ जाएगा, बाहर प्लस क्यू आ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कारण होगा, इस वाले कारण तो नहीं होगा, इस वाले कारण भी 0 होगा, तो सिर्फ इसी कारण होगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे भी यही आंसर जो वैसा ही यहाँ पर बी में बोला हुआ है कि व्हेन अ चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर। अब बी वाले केस में क्या हुआ कि यहां कहीं कुछ चार्ज नहीं दिया, सिर्फ बाहर बाहर वाले को चार्ज दिया,
सिर्फ बाहर वाले को ना। ये तो ए वाला केस था, अब बी वाले केस की बात कर रहे हैं अपन। तो बी वाले केस में अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाहर वाले को चार्ज दिया। अब बाहर वाले को चार्ज दिया तो यहाँ तो कुछ चार्ज ही नहीं आया, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आया। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ। ऐसे यहाँ चार्ज क्यों दे दिया, तो इधर तो कुछ चार्ज ही नहीं आया, तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आया, तो यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ इस वाले केस में ना। और सी में बोला हुआ है नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब सी वाले में क्या किया है अपन ने, देखो सी वाले में यहां पर एक लाइन चार्ज रख दिया है इस तरह से। अब यहां कोई लाइन चार्ज रख दिया अपन ने लेमडा चार्ज डेंसिटी का, तो सामने माइनस लेमडा आ जाएगा, ये प्लस लेमडा क्योंकि टोटल मिलाकर न्यूट्रल है ना, और यहाँ माइनस लेमडा और वापिस लेमडा। अब देखो ये जो वायर था उस पे एक चार्ज दिया था अपन ने, बाकी सब पे इंडक्शन से आ गया। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का मिलाकर के नेट इफेक्ट कितना, यहाँ पे 0 और इसी कारण कितना 0, तो 1 2 और 5 के कारण 0 बचा, 3 एंड 4 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो सिर्फ यही वाला लेमडा बचा जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखो ऐसा बोल दिया, मान लो कि सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया, तो क्या होगा, यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आएगा, इन दोनों का मिलाकर नेट इफेक्ट 0, इसके कारण 0 बचे 2, इसके कारण 0, तो बचा सिर्फ ये, तो इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो ये था सी वाला। और डी में क्या है, नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन द सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बोथ द सिलेंडर। अब आखिरी वाले में क्या है, दोनों सिलेंडर को सेम चार्ज डेंसिटी दी है, तो आखिरी वाले में जितना लेमडा इसको दिया उतना ही लेमडा इसको दे दिया। अब देखो इसको लेमडा दिया तो यहाँ लेमडा आएगा, यहाँ माइनस लेमडा आएगा और बाहर लेमडा आएगा, तो बाहर कितना जाएगा 2 लेमडा, क्योंकि टोटल मिलाकर कितना दिया था लेमडा, है ना। तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा इस वाली पोजीशन पर, तो इसके कारण तो आएगा नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आएगा नहीं, सिर्फ इसी कारण आएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देगा। ऐसे ही इक्विवेलेंट डायग्राम यानी स्फीयर में देखना चाहें तो स्फीयर में क्या बोला अपन से कि सेम चार्ज दे दिया अपन ने, तो यहाँ क्यू है तो सामने तो माइनस क्यू आएगा, अब टोटल क्यू इसको दिया था तो बाहर कितना हो जाएगा 2q। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी कारण नहीं आएगा, इस कारण नहीं आएगा, पर इसी कारण आएगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप होगा। इसमें बोला हुआ है नो पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप हो रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। फिर 2 वाले में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये बोला हुआ है कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, और फिर हमने क्या किया, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड दिस, तो इसके बाहर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अपन ने रख दिया। तो देन द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज, तो नेट चार्ज इस पर कितना होगा, तो ये तो न्यूट्रल था, अब चार्ज रखा तो इंडक्शन तो होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस तो आएगा, लेकिन अभी भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना हुआ है, तो पहले भी न्यूट्रल था और अभी भी कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 चार्ज का सिस्टम है, Q/3 और -2Q/3, और ABC पर रखे हुए हैं, और एंगल ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर पे अगर अपन इन दोनों एंड को ज्वाइन किया तो आप जानते हैं ये वाला एंगल 90 बनेगा, तो 60 ये 90, तो फिर ये वाला एंगल कितना हो गया 30। ये 2r है और ये 30 है, तो अपन बता सकते हैं कि कितना बना 2r cos 30। अब हमसे क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, O किसको बोला हुआ है, सेंटर को, तो इसको O बोला हुआ है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस कारण इधर की तरफ आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और ये रेडियस r है तो सिर्फ ये वाला बचा रह गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना आ गया, Q का नाम कितना हो गया 2Q/3 और अपॉन r², और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई O पर, और चाहो तो यहाँ पर इस K की वैल्यू को 1/4πε0 लिख दो, तो उससे O पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है अगर अपने को, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या बनेगा, U टोटल बराबर 3 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन, U12 प्लस U13 प्लस U23, तो इसकी वैल्यू लिख दो, तो U12 कितना हो जाएगा K/3 और ये वाली जो सेपरेशन है ये कितनी है, यहां से यहां तक की सेपरेशन ये है कितनी 2r, और प्लस U13 जैसे मान लो इसको 1 नाम दिया, इसको 2 इसको 3, तो 13 कितना हो जाएगा, ये हो गया K/3 और -2Q/3 और अपॉन सेपरेशन जो है वो कितनी है, ये वाली कितनी बनेगी, ये वाली सेपरेशन, तो ये 2r था, ये 2r cos 30 था, और ये 2r sin 30 हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो गया अभी r, ये वाली सेपरेशन कितनी बनेगी, ये है 2r और cos 60 है ना, तो 2r cos 60 यानी कितना हो गया r, तो ये आ गया कितना r, और प्लस U23
U23 कितना बन जाएगा, ये हो गया KQ/3 माइनस 2Q/3 और अपॉन सेपरेशन कितनी है √3R। ये U पोटेंशियल दिया गई सिस्टम की। सी वाले में क्या बोला हुआ है अपन से, सी वाले में बोला हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये कितना बन जाएगा फोर्स KQ1Q2/R², तो KQ/3 और उसके अलावा माइनस 2Q/3 और सेपरेशन कितनी √3R का होल स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। और डी वाले में क्या बोला है अपन से, डी वाले में बोला है पोटेंशियल एट ओ का पोटेंशियल बोला है, तो ओ का पोटेंशियल कितना बन जाएगा KQ/3R और माइनस 2Q/3 और ये वाली वैल्यू जो है वो कितना R। तो तीनों की सेपरेशन R और चार्ज Q/3, तो पोटेंशियल कितना हो गया होगा 0। ये इसके ऑप्शन अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा बोला हुआ है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस द अर्थ इज यूज टू बी रेफरेंस एट 0 पोटेंशियल। तो अर्थ को हम 0 पोटेंशियल मान सकते हैं क्या, तो हाँ, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल अर्थ को सॉलिड स्फीयर कंडक्टर की तरह मानने हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या KQ/R। और हमने देखा था कंडक्टर पढ़ने के दौरान कि अर्थ का जो चार्ज है वो बहुत ही कम होता है उसकी साइज के मुकाबले। कम का मतलब ये है कि उसकी साइज के मुकाबले बहुत कम है ना। जैसे बिल गेट्स को आपने 1 लाख रुपए दे दिए तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कम है, हालांकि 1 लाख रुपए कम नहीं है। तो ऐसे ही उसकी रेडियस के हिसाब से चार्ज बहुत छोटा है और रेडियस बहुत बड़ी है, तो हम कैलकुलेशन के लिए अर्थ का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं। स्टेटमेंट 2 में पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया हुआ है KQ/R, तो ऐसा बोला हुआ है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है स्फीयर के लिए, तो हाँ होता है। पर क्या इस कारण से 0 मानते हैं, नहीं, 0 तो इसलिए मानते हैं कि R बहुत बड़ा है, Q बहुत छोटा है, इसलिए 0 मानते हैं, है ना। तो 0 मानने का कारण ये नहीं कि वो स्फीयर का फॉर्मूला ये होता है, 0 मानने का कारण क्या है कि उसकी रेडियस काफी लार्ज है और उसका चार्ज काफी स्मॉल है, इस कारण से ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखें कि फ्लक्स की वैल्यू जब हमें लिखनी है तो फ्लक्स कैसे लिखते हैं, समेशन Q/ε0। अब ये चार्ज बाहर है और ये वाला चार्ज अंदर है, अब इसमें से हाफ डिस्क का पार्ट बाहर है, तो डिस्क पे टोटल है 6 कूलाम, तो हाफ डिस्क अंदर तो 3 कूलाम, रोड का टोटल है 8 कूलाम, 1/4 चार्ज कितना हो जाएगा 2 कूलाम, तो टोटल मिलाकर इनसाइड चार्ज कितना हो गया 3 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस -7 कूलाम अपॉन ε0। तो कितना बन गया ये बन गया -2 कूलाम अपॉन ε0। इसमें क्या दिया हुआ है 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर है ना, मेटालिक स्फीयर में ना कंडक्टर हैं और रेडियस R2 R3 R है और इनको जो चार्ज गिवन है वो है Q1 Q2 और Q3। अब क्या है कि वैसे तो ये टोटल चार्ज है जैसे Q2 इनर और आउटर मिला करके, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है इट इज फाउंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स, इनके जो केवल आउटर वाले पार्ट है ना उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी σ1 आउटर इक्वल टू σ2 आउटर इक्वल टू σ3 आउटर। आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है अगर, तो हमें Q1 Q2 Q3 का रेशियो बताना है। अब देखो यहाँ चार्ज 0, यहाँ पे Q1, तो सामने कितना आ जाएगा -Q1। अब टोटल है Q2, तो बाहर कितना आ जाएगा इसके Q1 प्लस Q2 और इधर -Q1 प्लस Q2 और बाहर कितना हो जाएगा इस पे चार्ज, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो आउटर पे चार्ज कितना है, इस पर Q1 आया तो रेडियस इसकी 4πr², इस वाले पर जिस पर टोटल Q2 था उसके बाहर वाले पर कितना आया Q1 प्लस Q2, तो बना Q1 प्लस Q2 अपॉन 4π इंटू 2R का होल स्क्वायर, और तीसरा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू अपॉन 4π इंटू और 3R का होल स्क्वायर। ये तीनों इक्वल है तो इसको K मान लेता हूं मैं, तो सब जगह से 4πr² तो कट गया है ना, तो Q1 बराबर कितना आ गया K और Q2 बराबर कितना आ गया, Q2 बराबर यहां से आया पहले Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना बना, यहाँ 4 एक्स्ट्रा बचेगा तो 4K आ गया ये वाला है ना, तो इसमें से Q1 की जगह K डाल दो तो Q2 बराबर कितना आ गया 3K। और उसके अलावा इस वाले में देखो यहाँ से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये मिलाकर कितना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 4πr² तो कट ही गया और ये हो गया 9K, और Q1 प्लस Q2 को डाल दिया अपन ने 4K, तो Q3 बराबर कितना आ गया 5K। तो Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 बताना है तो कितना हो गया, ये हो गया 1:3:5 Q1 Q2 Q3 का रेशो। 14 में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना रखी है, तो देखो Q1 से जो लाइन जा रही हैं वो Q2 पर तो एंड हो ही रही हैं और साथ में ज्यादा लाइनें Q1 से जा रही हैं, उनमें से कुछ इनफाइनाइट की तरफ भी जा रही हैं। इसका मतलब जितनी Q1 से जा रही है उतनी Q2 पर आकर एंड नहीं हो रही, इसलिए Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड में से Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा रहा होगा। कैसे बताया, इससे जितनी लाइनें जा रही हैं
उनमें से कुछ ही इधर एंड हो रही है, बाकी दूर इनफाइनाइट की तरफ भी जा रही हैं। और उसके अलावा और क्या बताना लगाना है अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का जीरो होगा, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट और लेफ्ट, किस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। पहले तो इसका साइन देख लेते हैं अपन। तो क्यू से तो चार्ज जा रहा था, यानी लाइनें जा रही थी इसलिए प्लस में था, और इसमें लाइनें आ रही हैं इसलिए माइनस में है। और Q1 बड़ा है Q2 से, तो ऐसे कोई भी डिजिट मान लो, जैसे मान लो ये 3Q है और ये वाला -2Q है। तो अब अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का जीरो होगा, यहाँ का, तो दोनों की डायरेक्शन इधर की तरफ ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ तो जीरो हो नहीं सकता है। और यहाँ वाली पोजीशन की बात करें तो यहाँ वाली पोजीशन पे इसका अट्रैक्शन का है और उसका रिपल्शन का है, तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ की है। और ऐसे ही यहाँ का रिपल्शन का है और उसका अट्रैक्शन का है, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ की है। अब इन दोनों में से ज्यादा इफेक्ट जो है वो कहाँ, मतलब कहाँ का पॉसिबल है। जैसे साइड की बात करूं, मान लो मैं ए, बी और सी, तो बी पर तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बचा ए और सी। तो अपन ने ऐसा देखा था कि जैसे ऐसे समझें कि 4/2 इक्वल टू 12/6, तो इधर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो अपॉन में भी ये वैल्यू बड़ी आएगी, तभी इक्वल होगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। अब जिसका Q ज्यादा होगा उसका R भी ज्यादा होगा, तभी तो इक्वल आ पाएगा। जिसका Q ज्यादा होगा उसका R भी ज्यादा होगा, तभी तो इक्वल आ पाएगा। तो इधर वाली पोजीशन पे देखो, इसका Q ज्यादा है तो उससे डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ये वाली पोजीशन है, तो यहाँ पॉसिबल है ऐसा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जितना है उतना ही इधर की तरफ हो जाए। लेकिन इधर की तरफ देखो, इसका Q ज्यादा है और R कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इन दोनों में से इसका ज्यादा आएगा और इसलिए दोनों बराबर होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ -2Q के इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो सकती है। ये है 14 और 15 में देखो, 15 ऑलरेडी अपन एग्जांपल में देख चुके हैं कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से फोर्स निकाला था अपन ने, σ²/2ε0 इंटू ds वेक्टर, यानी एस वेक्टर, और हेमिस्फीयर का एस वेक्टर कितना बनेगा 4π इंटू r²। तो पूरे स्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2, एरिया वेक्टर लिखना है अपने को एस वेक्टर, तो एस वेक्टर कितना हो जाएगा πr²। ये अपन ने एफ वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं, टोटल मिला करके एफ वेक्टर। तो कितना हो गया एफ वेक्टर की वैल्यू σ²/2ε0 इंटू πr²। और प्रोपोर्शनलिटी बतानी तो प्रोपोर्शनलिटी भी बता सकते हैं। वेरिएशन इन जी, हाइट और डेप्थ के साथ देखा अपन ने। दो और है अपने कोर्स में इसके बाद, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो इसके एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही होती है, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेती है। और ये जो ओमेगा है, अर्थ का ओमेगा, इसको अपन लिख सकते हैं कितना 2π/t, t यानी 24r, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। तो सर्कुलर मोशन में भी हम ऑलरेडी टॉपिक देख चुके हैं, पर जी का वेरिएशन का साथ साथ देखने के लिए दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं। तो देखो ये है मास एम, और इसको एम जी किधर की तरफ लग रहा होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो ये एम जी दिखा दिया अपन ने अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ की रेडियस आर है, और उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से लग रहा होगा, और यहां से अपन ने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसे इस तरह से, और रेडियस आर है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, अगर ये आर है तो ये बन जाएगा r cos λ। और उसके अलावा और क्या फोर्स लग रहा होगा, इसकी टेंजेंशियली ऐसे फिसलने की टेंडेंसी होगी इस तरह से। तो इस तरह से फिसलने की टेंडेंसी होगी, तो इस कारण से इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। इसको हम ग्राउंड फ्रेम से, यानी अर्थ पे बैठ के भी कर सकते हैं और बाहर हवा से भी कर सकते हैं। तो अगर अपन अर्थ पे बैठ करके करें, रोटेटिंग फ्रेम में बैठ कर इसको करें, तो रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हुए हैं, तो सही आंसर लाने के लिए हमको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना रहेगा, क्योंकि हम रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हुए हैं। तो ये अर्थ का ये जो पॉइंट है, हम ही मान रहे हैं कि ब्लॉक अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो अर्थ का ये जो पॉइंट है वही सर्कल में घूम रहा होगा, और इस वाले सर्कल में घूम रहा है। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो, उसे अगर स्मॉल आर कहें तो वो स्मॉल आर किसके बराबर आया, r cos λ। और उसके अलावा इसी रोटेटिंग फ्रेम में आकर हम बैठ गए और वो रेडियस स्मॉल आर है, तो इसको जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ये वाला एंगल लेमडा है, तो ये वाला एंगल लेमडा, लेमडा को लेटीट्यूड एंगल कहते हैं, जो इक्वेटर वाली लाइन से मेजर किया गया है, और पोल वाली लाइन से मेजर किया गया हो तो उसे अपन को लेटीट्यूड एंगल यानी लेमडा डैश कहते हैं। तो लेमडा के टर्म्स में जैसे हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या क्या फोर्स है, देखो एक इधर तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है, उसके अलावा ये एन है, और उसके अलावा ये एम जी वाला फोर्स है। हमें एन लाना है, एन की वैल्यू पता लगानी है हमें कि एन की जो वैल्यू है वो क्या है। तो उसके लिए इस वाले डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें। तो इस वाले डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने के लिए अपन क्या करें कि एम ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट कर दें। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट करें अगर अपन,
तो इस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट कर रहे हैं, तो क्या बना ये बना एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, देखो टोटल मिलाकर नेट एम जी इधर की तरफ, और उधर की तरफ क्या क्या लग रहा है, ये है एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर और कोस लेमडा। तो यहां से एन की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। अच्छा, जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है उसमें क्या रिलेशन है, ये है स्मॉल आर यानी ये वाला स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर क्या बना, आर कोस लेमडा। जिस रेडियस में घूम रहा है ना वो रेडियस की वैल्यू आर कोस लेमडा, क्या डाल दे, तो ये बन गया आर कोस स्क्वायर लेमडा। और ये है एन, और एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एन को हम लिख सकते हैं एम इंटू जी इफेक्टिव। तो एम इंटू जी इफेक्टिव को लिख दिया अपन ने एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। तो यहां से जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। ये बन गया अपने पास जी इफेक्टिव। टाइम पीरियड वगैरह वाले सवाल भी आते हैं, वहां पर 2/√L/G इफेक्टिव में यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं। और ये जो ओमेगा है, अर्थ का ओमेगा, वो कितना लिखना रहेगा अपने को इस ओमेगा की जगह, अर्थ का जो ओमेगा है अपने एक्सिस के अबाउट वो है 2π/T, और टी को क्या लिख सकते हैं 24R। आर को सेकंड में चेंज करें तो 24 इंटू 60 इंटू 60, तो कितना बन जाता है वो 86,400 सेकेंड। ये अर्थ का ओमेगा है। तो ये जो जी इफेक्टिव वाली वैल्यू है वो जनरली हम इसलिए यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही कम होती है इस जी के मुकाबले। जी ऑलरेडी 9.81 को हम 9.8 लिख रहे होते हैं, तो ये जो जरा सा वेरिएशन है उसका फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन कभी इसी के बारे में पूछा जाए कि अर्थ के रोटेशन को इफेक्टिव मानते हुए जवाब दो, तब तो फिर हम ये वाली वैल्यू बता ही रहे होंगे। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल ये पूछ लेते हैं कि अर्थ का ओमेगा क्या हो ताकि इक्वेटर में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो वेटलेसनेस फील कर सके। तो फाइंड ओमेगा ऑफ अर्थ, अर्थ का ओमेगा बताना है अपने को, सो दैट मैन एट इक्वेटर फील वेटलेसनेस, सो दैट मैन एट इक्वेटर फील वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस यानी उसको वजन फील ना हो, वेइंग मशीन पे खड़ा हो तो रीडिंग जीरो आए यानी नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए यानी एक तरह से एम इंटू जी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो हो जाए। तो जी इफेक्टिव को जीरो कर दो यहां से। और कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, मेन एट इक्वेटर। तो इक्वेटर का मतलब लेमडा कितना ले लोगे इक्वेटर वाली पोजीशन के लिए, लेमडा की वैल्यू 0 डिग्री। तो कोस जीरो कितना बन जाएगा 1। तो जी इफेक्टिव कितना हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी इफेक्टिव को जीरो कर दिया अपन ने, तो जीरो बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू आर। तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की जो वैल्यू बनी यहां पर वो कितनी बन जाएगी, वो बन गई √G/R। ये बनी ओमेगा की वैल्यू √G/R। ये अर्थ के प्रेजेंट ओमेगा का 17 टाइम्स है। यानी अर्थ अभी जब रोटेट कर रही है अर्थ अपने एक्सिस पर तो 24 घंटे में रोटेट कर रही है, उसकी जगह अर्थ 17 टाइम्स अपनी स्पीड बढ़ा दे यानी 24/17 यानी लगभग 1.4 आवर यानी 1.5 घंटे से कम, 1 क्लास से कम टाइम में अर्थ का एक रोटेशन का जो टाइम है वो पूरा हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू बनी है वो है जी इफेक्टिव वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। तो अर्थ का रोटेशन का जो अपने एक्सिस पर इफेक्ट है उसके लिए फॉर्मूला याद रख लें, सीधा डायरेक्टली आगे जब भी आएगा यूज कर लेंगे। और जी इफेक्टिव की वैल्यू जो बनी है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। लेमडा कहां से मेजर किया अपन ने, ये इक्वेटर वाली लाइन से, और नाम क्या है लेमडा का, लेटीट्यूड एंगल। और लेमडा डैश कहां से मेजर किया अपन ने, ये पोल वाली लाइन से, है ना। तो इस वाली लाइन से मेजर करें यानी ऊपर से मेजर कर रहे हो तो लेमडा डैश यानी अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये है इक्वेटर वाली लाइन ये वाली, और ये पोल वाली लाइन। तो इसको इससे ज्वाइन कर लिया, इधर से मेजर करेंगे तो नाम है लेमडा, और ऊपर से मेजर करेंगे तो नाम क्या है लेमडा डैश। तो लेमडा के टर्म में अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट हमने पता लगा लिया। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है वेरिएशन इन जी के लिए ड्यू टू नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ का हम एग्जैक्टली स्फीयर की तरह से लेते हैं 6400 किलोमीटर रेडियस का, लेकिन एक्चुअली क्या है कि डायमीटर एट इक्वेटर और डायमीटर एट पोल ये दोनों बराबर नहीं है। डायमीटर एट इक्वेटर और डायमीटर एट पोल में लगभग 21 किलोमीटर का फर्क है। अब लगभग 21 किलोमीटर का फर्क है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस और सेंटर से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। तो जी का जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रहा होगा। तो जैसे अपन ये वाला फॉर्मूला वैलिड माने, है ना, यूनिफॉर्म
इस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला वैलिड माने तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि आर ज़्यादा होगा जहाँ पर जी कम होगा। तो अगर हमसे पूछे कि बताओ इक्वेटर और पोल में जी में क्या रिलेशन होगा, यानी कहाँ ज़्यादा या कहाँ कम होगा, ये पता लगाना है अपने को, ये फॉर्मूला वैलिड मानते हुए, है ना। तो इक्वेटर और पोल में से इक्वेटर जो है वो उसका आर ज़्यादा बड़ा है, तो आर इक्वेटर वाला ज़्यादा बड़ा है पोल वाली पोजीशन के मुकाबले, तो जिसका आर ज़्यादा होगा उसका जी कम होगा, जी कम होगा तो G8 इक्वेटर G8 पोल वाली पोजीशन पर कम आएगा। ये अर्थ के नॉन स्फेरिकल शेप के कारण इस तरह से अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे किसी जगह पर अर्थ में गैस है, किसी जगह पर पेट्रोल डीजल है, किसी जगह पथरीली जमीन है, तो सब जगह अर्थ का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसी तरह से अनुमान लगाया जाता है कि जैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर ली, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया 2π√L/g, और g की जो वैल्यू है वो जहां पथरीली जमीन है बहुत ज़्यादा डेंस है उसके आधार पर टाइम पीरियड जो आ रहा होगा, मान लो 2.001 सेकेंड आया, उसकी जगह जहां गैस वगैरह है वहां 2.002 सेकेंड आ गया, तो या कुछ अलग टाइम आ गया, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो है नीचे गैस हो सकती है, पेट्रोल हो सकती है। ऐसे और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, लेकिन ऐसे खोद खोद करके नहीं देख सकते कि पहले खोद के देखा कि यहाँ पेट्रोल है क्या, अच्छा नहीं है, चलो खोदना बेकार हो गया। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख करके ही पता लगाया जाता है। तो उनमें से 4 अपने कोर्स में थे, वेरिएशन इन जी विद हाइट, डेप्थ ड्यू टू नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, और अर्थ का रोटेशन अपनी एक्सिस के अबाउट। एग्जाम्पल में क्या है कि ये अर्थ है, फिक्स अर्थ है, नहीं हम अर्थ का बाकी सन के अबाउट मोशन वगैरह वो सब नहीं कंसिडर करके चल रहे हैं, और हमने इसमें बहुत ही स्मॉल केविटी बना दी है। वैसे तो अर्थ के ऊपर हम कितना ही चले गए हों, लेकिन अर्थ के नीचे जो है जाना मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो 5-10 किलोमीटर भी जाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी यहाँ तो सवाल में केविटी बनानी है अपने को, तो सवाल में बना दी अपन ने बहुत ही स्मॉल केविटी। स्मॉल शब्द इसलिए यूज़ किया है कि फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना हो तो आप सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ कर सके, अदरवाइज बड़ी केविटी बनाते तो फिर हम उसको स्फीयर की तरह से नहीं ले सकते थे। फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट मास एम लिया, मास एम जो है उसको इनसाइड से रिलीज कर दिया। इनसाइड मतलब सेंटर से कितनी दूर से रिलीज किया है इसका फर्क नहीं पड़ रहा, बस इसके अंदर वाली पोजीशन से रिलीज किया, बाहर वाली पोजीशन से नहीं, अंदर कहीं से भी, यहां से यहां से यहां से किसी भी पोजीशन से हमने रिलीज कर दिया। अब देखो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो अर्थ वाले केस में क्या होता है, या सॉलिड स्फीयर वाले केस में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज हो तो रेडियली आउटवर्ड होता है, और मास है तो ये जो है रेडियली इनवर्स वाली पोजीशन में होगा ऐसे। अब हमने यहाँ केविटी बना रखी है ऐसे इस तरह से, तो केविटी बना रखी है तो किसी मास को रिलीज करेंगे तो उस पर mg फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा, ऐसे ही यहाँ पर mg फोर्स लग रहा होगा, और अलग अलग जगह g की वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ से रिलीज किया, इस पर फोर्स लग रहा होगा अर्थ के सेंटर की तरफ, तो ये चल करके जा रहा होगा इधर सेंटर की तरफ, और लगातार इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इसलिए इधर चलने के दौरान इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही होगी। लेकिन जैसे ही ये सेंटर से हल्का सा आगे जाएगा, अब इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होते होते कहीं ना कहीं जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स से तो हम बता सकते हैं कि सेंटर से अगर मान लो अपन ने इसको यहां से 4r/5 ऊंचाई से छोड़ा है, मान लो 4r/5, तो इधर भी नीचे 4r/5 तक ही जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां तक वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, फिर 4r/5 तक गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था यहाँ पर, तो यहाँ आते आते वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर जाने के दौरान mg फोर्स नीचे, वेलोसिटी ऊपर, तो वेलोसिटी कम होते वापस यहाँ 0, और फिर वापस नीचे। इस तरह से सेंटर के अबाउट इस मास का आना जाना लगा रहेगा, किसी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी का आना जाना लगा रहे, तो उसे अपन कौन सा मोशन बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और वो जो ऑसिलेटरी मोशन है उसका नाम SHM बोल सकते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि उस पर लगने वाला जो फोर्स है, टुवर्ड सेंटर वाला फोर्स, क्या वो x के प्रोपोर्शनल है। x माना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर ऐसा होता है कि फोर्स x के प्रोपोर्शनल है तो फिर हम उसको SHM बोल देंगे, और फिर हम उसका टाइम पीरियड भी बता देंगे। तो क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m। इस मास m को जब हमने रिलीज किया है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप निकाल के देखें इसका टाइम पीरियड। तो ये यहां से मिटा देता हूं मैं, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा फाइंड टाइम पीरियड। और अब देखो टाइम पीरियड जब हमें निकालना है इसका, तो माना कि जब हमने इसको यहां से छोड़ा तो चलते चलते यहां पहुंच गया, रिलीज यहां से किया था इस वाली पोजीशन से, और
ये यहाँ से रिलीज किया था तो इसको तो हटा देता हूं मैं। अब चलते चलते जैसे यहाँ पहुंचा और इसकी मीन पोजीशन कौन सी थी, मीन पोजीशन यानी जहां पर इस पर 40 था वो था सेंटर वाली पोजीशन। तो माना सेंटर से किसी टाइम पर ये x डिस्टेंस पर है, तो अब इस पर जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, वो कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर यानी फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन m इंटू जी इनसाइड, इनसाइड वाली पोजीशन पे g। अच्छा बताओ g इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, मास के टर्म में लिखना चाहें तो मास के टर्म में फॉर्मूला होता है m, ये तो मास ये वाला, और g का फॉर्मूला g कैपिटल m स्मॉल r अपॉन कैपिटल r क्यूब। ये जो स्मॉल r है उसका नाम यहाँ क्या लिख सकते हैं x, स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये हो गया कितना अपने पास यहाँ से, ये हो गया g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r क्यूब और इंटू x। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो फोर्स है क्या वो x के प्रोपोर्शनल आ गया, तो फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ गया और डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन आ गई। एसएचएम की घोषणा करने के लिए क्या देखना होता है अपने को, ऐसा नहीं कि हमें F बराबर माइनस के एक्स देखना होता है, माइनस का काम ये तो बताना है कि फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन है या नहीं है, तो वो माइनस वाला यूज हम डायग्राम में ही कर लेते हैं। यानी हम डायग्राम में देख लेते हैं कि क्या फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन है, तो माइनस वाला यूज तो पूरा हो गया। अब क्या और देखना रह गया कि क्या ये फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, अगर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कैसा मोशन हो रहा है, एसएचएम। और अगर ये एसएचएम है तो एक्स के साथ वाली जो टर्म है इसका नाम क्या बोल सकते हैं अपन, के, और इसका नाम के हो गया तो टाइम पीरियड को क्या बोल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो m और बाई के यानी g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r क्यूब। ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, स्मॉल m तो कट ही गया इसमें, तो कितना हो गया ये हो गया 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन g कैपिटल m। अच्छा इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो गया ये हो गया 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर बाई जी एम, आर स्क्वायर बाई जी एम को अलग लिख दिया और आर को अलग लिख दिया, तो आर के अलावा एक्स्ट्रा क्या बचा, ये जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर बचा उसे क्या लिख सकते हैं अपन जी एट सरफेस। तो ये आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी एट सरफेस के टर्म में। और ये वैल्यू डालोगे ना अगर आप, जैसे अर्थ की रेडियस डाल दोगे 6400 किलोमीटर, जी एट सरफेस डाल दोगे 9.81, तो ये जो टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा वो आ जाता है लगभग 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। यानी अर्थ में अगर आप केविटी कर दो और इसको छोड़ दो कहां से, अच्छा इसमें कहां से छोड़ने पर ऐसा आया, तो कहीं से भी छोड़ो, यहां से छोड़ो, यहां से छोड़ो, यहां से छोड़ो, टाइम पीरियड का जो आंसर होता है 2 पाई रूट m बाई के, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। एम्पलीट्यूड मतलब वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन जीरो के बीच की सेपरेशन। जैसे ये है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन यानी जहां पर फोर्स जीरो हुआ है यानी एक्सेलरेशन जीरो, आपने यहां कहीं से छोड़ा जैसे, तो ये थी वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन जीरो के बीच की जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है। तो अगर आपने इसे 4r/5 से छोड़ा था तो 4r/5 से जीरो और फिर जीरो से 4r/5, तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो है 4r/5। अगर हम इसे 3r/5 से छोड़ते तो भी टाइम पीरियड का आंसर ये आता क्या, हाँ, क्योंकि टाइम पीरियड जब हम निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना हो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप मीन पोजीशन पहचानो, यानी जहां पर उस पर फोर्स जीरो हो वो पहचानो, फिर मीन पोजीशन से डिस्टेंस x मान के उस पर लगने वाला फोर्स देखो, अगर वो फोर्स x के प्रोपोर्शनल आता है तो वो एसएचएम कहलाएगा, और डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन आती है तो वो एसएचएम कहलाएगा। तो इस तरह से हम एसएचएम बता रहे होते हैं। तो इसमें अगर मैं इसको यहाँ की जगह थोड़ा और ऊपर से छोड़ता, यहाँ से छोड़ता, तो भी वो एसएचएम ही कहलाता, बस उसका एम्पलीट्यूड बदलता, लेकिन टाइम पीरियड में चूंकि एम्पलीट्यूड नहीं आता इसलिए टाइम पीरियड के आंसर को फर्क नहीं पड़ता। इसी में एक क्वेश्चन ये और पूछते, मान लो कि यहां अंदर की जगह बाहर से छोड़ते, यहां से रिलीज करते, ये जो मास सेम रिलीज किया था अपन ने अभी तो इनसाइड से किया था, और जब इनसाइड से किया था इनसाइड से तो क्या वो एसएचएम था, हाँ। अब अगर अपन आउटसाइड से रिलीज करें तो आउटसाइड से भी क्या वो एसएचएम होगा, ये बताओ। तो आउटसाइड से रिलीज करें तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो तो अभी भी सेंटर की तरफ लगेगा, और यहां से कुछ हाइट ऊपर से अगर आपने छोड़ा, जैसे 100 मीटर ऊपर से छोड़ दिया आपने, तो फिर क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा, ये अर्थ के सेंटर की तरफ आएगा, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और यहां से 100 मीटर इधर ही जा रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर वापस यहाँ सेंटर पे आएगा, फिर 100 मीटर उधर आएगा, तो आना जाना तो फिर लगा रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, लेकिन एसएचएम होगा कि नहीं होगा बाहर से छोड़ने पर। तो अगर बाहर से छोड़ते हैं अपन इसको तो फिर ये एसएचएम नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाहर से छोड़ने पर जो फोर्स लगेगा उसमें बाहर जो जी का फॉर्मूला होता है बताओ क्या होता है, जीएम अपॉन
स्मॉल आर स्क्वायर यानी जीएम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आउटसाइड से छोड़ने पर जो फोर्स लगता, फोर्स फ्रॉम आउटसाइड वाले केस में जो फोर्स लगता वो क्या लगता, एम इंटू जी आउटसाइड यानी जीएम अपॉन एक्स स्क्वायर। तब फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आता, तब तो एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता और फिर ये एसएचएम नहीं कहलाता। हाँ ऑसिलेटरी होता पर एसएचएम नहीं। तो आउटसाइड से छोड़ने पर नॉट एसएचएम और इनसाइड से छोड़ने पर एसएचएम। अच्छा अब देखो केवीटी अगर हम कर पाए तो कितना अच्छा होगा। जैसे यहाँ से किसी चीज को छोड़ो, यहाँ से किसी चीज को छोड़ो, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, उधर लोग यूएसए में रहते हैं, तो इंडिया से यूएसए भी यूं जाना पड़ता है और ऐसे जाने में लगभग 24 आवर के आसपास टाइम लग जाता है, 22 घंटे के आसपास। लेकिन इधर से छोड़ें तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, केवल कितना टाइम लगेगा 84.6 मिनट बाई हाफ। हाफ ये तो आने जाने का टाइम है, तो यानी कितना 42.3 मिनट। 42.3 मिनट में चीज इधर पहुंच जाएगी। और फिर यहां से 10 मीटर ऊपर से छोड़ो तो 10 मीटर इधर चला जाएगा और यहां से इसे बंद कर दो फिर। लेकिन ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं अपन क्योंकि अर्थ के ऊपर कितने ही चले गए हों, मंगल तक चले गए हों, चांद तक चले गए हों, लेकिन अर्थ के नीचे 10, 15, 20 किलोमीटर भी जाने पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चीज़ें जो हैं वो पिघलने लगती हैं। पिघलने लगती है तो फिर हम किसी भी चीज़ को इधर से इधर कैसे भेजें या कैसे गड्ढा करके आगे पहुंचे। इसलिए केवीटी जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अपन ने ध्यान ही दिया कि इनसाइड केवीटी करी, इनसाइड से रिलीज किया तो एसएचएम है, आउटसाइड से रिलीज किया तो एसएचएम नहीं है। और एसएचएम का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले आप मीन पोजीशन पहचानो। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स में फोर्स देखो, अगर वो एक्स के प्रोपोर्शनल आता है तो एसएचएम है, डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो तो वो एसएचएम है। अदरवाइज सिर्फ आना जाना लगा रहा हुआ है तो सिर्फ उसे हम ऑसिलेटरी मोशन ही बोलेंगे। अब क्या है कि केवीटी हमने थोड़ी साइड में कर दी। पहले हमने अर्थ के सेंटर से पास होती हुई केवीटी की थी और अब हमने थोड़ी साइड में केवीटी करी कि भाई न्यूजीलैंड वालों ने कहा कि भाई हमारा क्या होगा, तो उनके लिए भी हमने ऐसे केवीटी करके चेक करी और फिर से हम वही पता लगाना चाहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो क्या होगा। तो स्मॉल एम मास लिया, इनसाइड से रिलीज किया, रिलीज फ्रॉम इनसाइड, और जो मिनिमम डिस्टेंस है इसकी केवीटी की सेंटर से, मैंने ये वाली डिस्टेंस वो r/2 दे रखी है जैसे। और जब हमने इसको रिलीज किया तो पहले तो देखो इसका मोशन कैसा होगा। और यहाँ से जैसे हमने इसको यहाँ वाली पोजीशन से रिलीज किया था और वो चलते 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 यहाँ कहीं पहुंच गया अभी, है ना। तो रिलीज किया था यहाँ से, चलते हुए यहाँ पहुंच गया, तो इस पर फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगा दिया अपन ने ऐसे, इस तरह से ये अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के मान लो ये वाला एंगल थीटा है जैसे, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर वाला, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है इसको अपन ने बोल दिया एफ साइन थीटा, और एक इधर वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट जो है इसको बोल दिया अपन ने, ये इधर लिख देता हूं, ये वाले कंपोनेंट को बोल दिया अपन ने एफ कोस थीटा। तो ये जो एफ कोस थीटा वाला फोर्स है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन जो है वो मतलब इधर की तरफ लग रहा है, और साथ में ये मास एम। और अब क्या है कि ये मास उधर तो जा नहीं सकता है, उधर जा नहीं सकता, तो इस पर एक फोर्स और लग रहा होगा इधर की तरफ, इस वाली साइड में। इधर क्या फोर्स लग रहा होगा इस पर, नॉर्मल रिएक्शन एन। तो इस बॉल पर जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या क्या है, इस बॉल पर जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है वो है एफ साइन थीटा, और इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो एन, क्योंकि उधर जा नहीं सकता तो इस सरफेस ने इस पर इधर की तरफ लगाया होगा। इस बॉल को यहां से रिलीज किया था, चलते हुए भी यहां पहुंच गई, और इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है, एफ कोस थीटा। अब क्या इसको तो कोई बैलेंस कर नहीं रहा है एफ कोस थीटा को, तो फिर ये इधर की तरफ चलता हुआ चला आ रहा होगा। अब जब वो चलते चलते यहां पहुंचेगा इस वाली पोजीशन पर, तो अर्थ के कारण जो अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो सारा इधर की तरफ। अब सारा फोर्स इधर की तरफ, तो पूरा का पूरा ही नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह नेट फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब ये मीन पोजीशन हो गई, और मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। तो जैसे हमने इसको यहां कहीं से रिलीज किया था, तो यहां कहीं से रिलीज किया था तो यहां इसकी वेलोसिटी 0 थी, और ये जनरल पोजीशन है। जनरल पोजीशन यानी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस जो है माना किसी टाइम पर x डिस्टेंस पर है। फिर चलते चलते यहां पहुंचेगा तो यहां आकर के इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर यहां से इधर की तरफ जैसे आएगा तो इसको फोर्स उधर की तरफ लग रहा होगा, तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी घटा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसको यहां से छोड़ा तो यहां से यहां पहुंचा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, फिर इधर गया, फिर वापस लौट करके आया, फिर इधर गया, तो वापस से इसका इस पोजीशन के अबाउट आना जाना लगा हुआ है। किस पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, जहां उस पर नेट फोर्स 0 है उसके अबाउट इस बॉडी का आना जाना लगा हुआ है। किसी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी का अगर आना जाना लगा रहे तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अभी एसएचएम नहीं, एसएचएम तो हम तब बोलेंगे जब उसका फोर्स देखेंगे कि क्या वो
मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल है और फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है क्या? तो सबसे पहले तो मीन पोजीशन पे जानो, कौन सी मीन पोजीशन? ये है मीन पोजीशन। किसी जनरल टाइम पर ये पार्टिकल यहां पर है, इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ, और जो मीन पोजीशन की तरफ लगने वाला फोर्स है उसका नाम क्या है? F cos थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये हो गया F cos थीटा। F cos थीटा बराबर m इंटू जी इनसाइड। जी इनसाइड कितना बना? जी एम स्मॉल आर, लेकिन वो तो हमें सेंटर से डिस्टेंस के टर्म में आता है, तो ऐसा करते हैं स्मॉल आर ये यहां नाम दे देते हैं, ये वाला सेंटर से डिस्टेंस के टर्म में ये वाला है ना, ये वाला है स्मॉल आर, ये एफ इधर दिखा देता हूं, ये है वो स्मॉल आर। तो स्मॉल आर के टर्म में फॉर्मूला पता है अपने को, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर इंटू आर क्यूब इंटू कोस थीटा, ये इंटू कोस थीटा। तो यहां से जो नेट फोर्स बना वो कितना आ गया? तो इसमें से जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब तो साथ ले लो, और स्मॉल आर और कोस थीटा को एक साथ ले लो। अच्छा, अब आर कोस थीटा की वैल्यू यहां से देखो, देखो ये वाला ट्राइंगल देखें अगर अपन, तो कोस थीटा की जो वैल्यू बन रही है यहां से वो कितनी बन रही है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना बन गया? एक्स अपॉन आर। तो आर कोस थीटा की वैल्यू कितनी बनी यहां से? एक्स। तो इसका नाम आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू आर क्यूब और इंटू एक्स। आप देख सकते हैं कि फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, तो इसका मतलब ये टर्म जो है उसका नाम के हो गया। तो टाइम पीरियड क्या बोल सकते हैं? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो एम बाई के में कितना बन गया? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये लिख दें तो कितना बन गया? आर क्यूब बाय जी कैपिटल एम। ये तो वही टाइम पीरियड है जो भी अपन ने सेंटर से पास होने वाली केविटी करी थी, वैसे का वैसे ही टाइम पीरियड इसमें आ गया सेम, यानी वही 84.6 मिनट। इसका मतलब केविटी इधर करो चाहे इधर करो, दोनों के लिए टाइम पीरियड जो है वो एक जैसा आ गया। इसमें एक और सवाल पूछते हैं, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट एनी जनरल पोजीशन। तो ये तो अपने टाइम पीरियड तो निकाला इसी, फाइंड टाइम पीरियड, इसी का सेकंड पार्ट और लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑल्सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट जनरल पोजीशन। नॉर्मल रिएक्शन जनरल पोजीशन पर क्या बन रही होगी? तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल करके देखें। अच्छा देखो, क्या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को हम एफ साइन थीटा बोल सकते हैं? क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हमेशा फोर्स बैलेंस हो रहा है। तो टाइम पीरियड के बाद अपन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं। तो ये मिटा देता हूं मैं अब, तो ये टाइम पीरियड आ गया था, अब नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे हैं एफ साइन थीटा के लिए ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई अपने पास एफ साइन थीटा। एफ यानी एम इंटू ई, यानी इनसाइड वाली पोजीशन पर जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब और इंटू साइन थीटा। अच्छा, जैसे कोस थीटा निकाला वैसे साइन थीटा भी निकाल लो। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आर बाई 2 बाय स्मॉल आर, ये बना साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की जगह वैल्यू डाल दो, आर बाई 2 बाय स्मॉल आर। ये स्मॉल आर कैंसिल हो गया, और जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? ये आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम और बाई 2, और आर क्यूब में से क्या बचा रह गया? आर स्क्वायर। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अच्छा, विशेष बात देखो कि जो नॉर्मल रिएक्शन आया है वो कांस्टेंट आया है, यानी अलग अलग पोजीशन के लिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नहीं बदल रही होगी। यानी अगर अपन नॉर्मल रिएक्शन का फंक्शन निकालना चाहें डिस्टेंस के साथ, तो वो कभी रहने वाला है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट आया है। और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ देखें तो एसेलरेशन की जो वैल्यू है, अच्छा बताओ एसेलरेशन कितना बनेगा? इसी में अगर मान लो कि किसी जनरल पोजीशन पर अपन एसेलरेशन और पूछें कि बताओ एसेलरेशन कितना बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन तो कांस्टेंट आ गया, नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ पूछना चाहता अपन से तो हमने कांस्टेंट बना दिया। मान लो एसेलरेशन का ग्राफ पूछे तो नेट फोर्स आएगा एसेलरेशन, तो एसेलरेशन निकाल लेते हैं अब यहां पे। तो क्या बनी एसेलरेशन की वैल्यू? एसेलरेशन बराबर नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स कितना बना इस पे? एफ कोस थीटा, और एफ कोस थीटा में ये हो गया एम इंटू ई का मतलब जी कैपिटल एम और स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, और ये एम तो कट ही जाएगा नीचे से, और कोस थीटा। अब अलग अलग जगह कोस थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, और चाहो तो इसे एक्स बाय आर लिख दो, एक्स बाय आर, और ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया और ये एक आर कैंसिल हो गया। तो फोर्स जो है, एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के साथ बदलता जा रहा है। और बताओ यहां पहुंच करके एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो लगातार यहां से यहां बदलती जा रही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू इस जगह पर आकर कितनी हो गई? 0। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ भी पूछे अपन से तो वो भी बना सकते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल में केविटी का रखी हुई वेरी स्मॉल केविटी, और हमने एक पॉइंट मास एम को अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट से रिलीज किया है। यहां से पॉइंट ए नाम दे दिया इसको, तो रिलीज रेट ए, और
यहां से यहां तक की रेडियस हाइट जो है वो आर है, अर्थ की रेडियस भी आर है, यानी ये वाली डिस्टेंस भी जो है वो बी से सी तक की आर के बराबर है। तो जब हमने इसको रिलीज किया तो चलता हुआ आएगा, बी पर भी पहुंचेगा, सी पर भी पहुंचेगा, यहां डी पर भी आएगा और आगे इधर भी उतनी डिस्टेंस आर तक जाएगा और फिर इसका ऑसिलेटरी मोशन लगा रहेगा। तो हमें इस दौरान ये पता लगाना है फाइंड स्पीड ऑफ स्मॉल एम व्हेन इट विल रीच 8। तो जब ये पहुंचेगा कहां पर, बी पर और सी पर, बी पर और सी पर पहुंचने पर हमें इसकी स्पीड पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएं स्पीड बी पर पहुंचने के लिए? क्या हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो यहाँ हाइट के साथ बदल रही है। जब हम रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह में सवाल किया करते थे तो वहां 10, 20, 50 मीटर छोड़ा करते थे, लेकिन अब की बार तो 6400 किलोमीटर छोड़ा है। तो जी की वैल्यू तो यहाँ पर g/4 है, फिर आगे g/3, g/2, सब जगह जी की वैल्यू लगातार बदल रही होगी, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? फिर ये कर सकते हैं अपन कि एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें। तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और उसकी प्रेजेंस में हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो अपन ऐसा करें, ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। तो ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, इसे मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन को। तो ए और बी में एनर्जी कंजर्वेशन लगाने अपन, तो ये हो गया अपने पास के ए प्लस यू ए बराबर के बी प्लस यू बी। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, रिलीज किया अपन ने इसको, तो ये 0। ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मास एम, और यहां पोटेंशियल। अब देखो जो एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल है ना, इसमें पोटेंशियल के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले और रिंग वगैरह सबके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। 12th पोर्शन में यही है कि आपको फॉर्मूले याद है तो आपको आइडिया तो आ जाएगा, चलो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो लिखना ही रहेगा ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन में U बराबर कैसे लिखते थे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, U बराबर Q इंटू वी, और यहां इस चैप्टर में कैसे लिखेंगे, Q की जगह क्या लिखते हैं, M इंटू VP माइनस V इनफाइनाइट U8P। इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है A की, तो कैसे लिखे, M मास और V पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर के कारण यहां पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, बाहर वाला पॉइंट है उठा के सेंटर पे रख दो, तो कितना बन गया, -gm अपॉन, और सेंटर से A की डिस्टेंस कितनी हो गई, वो 2r, तो ये हो गया 2r। और काइनेटिक एनर्जी एट बी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी एट बी ये हो गया अपने पास हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर और प्लस एम इंटू, और बी पर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, सरफेस पर, तो -gm/r। तो इससे अपने को हाफ एम वी बी स्क्वायर पता लग जाएगा, कितना हो गया ये, इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया gmm/r माइनस gmm/2r, तो बच गया कितना, g कैपिटल एम स्मॉल m/2r। तो स्मॉल m कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल हो गया, तो VB की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √gm/r। 2 कैंसिल हो गया था ना यार, r की जगह 2, तो gm/r, √gm/r। अच्छा, इसको r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो g8 सरफेस के फॉर्म में ला सकते हो। r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो gm/r² बन गया, तो g8 सरफेस, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में किया था वह गया, तो √g8 सरफेस इंटू r। ये b पर स्पीड आ गई। ऐसे सी पर निकालने तो क्या करोगे, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। किस चीज के बीच में लगाया एनर्जी कंजर्वेशन, तो बी और सी में लगा दो, ए और सी में लगा दो। ए वाला पहले यूज कर चुके हैं, तो ए ले लेते हैं। तो के ए प्लस यू ए बराबर K8C प्लस U8C। तो काइनेटिक एनर्जी ए पर 0 और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिखी थी अभी अपन ने -gm/2r, और काइनेटिक एनर्जी एट सी पर तो पता लगाना है अपने को, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर और प्लस एम इंटू वी। पोटेंशियल जी कैसे लिखते हैं, m इंटू वी से, तो v की वैल्यू लिखो कहां पे, सेंटर पे। तो बताओ सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पोटेंशियल की वैल्यू होती है -3/2 gm/r। तो सेंटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्चुअली, -gm/2 कैपिटल R क्यूब 3r² माइनस स्मॉल r², उसमें स्मॉल r की वैल्यू जो डालो तो सेंटर का पोटेंशियल आ जाएगा। तो बताओ सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है -3/2 gm/r। अब इसको उधर भेज दो, तो उधर भेज दिया, तो यहां से कितना हो गया, 3/2 gm/r, 1/2 gm/r, तो gm/r आ गया, 2 उधर चला गया, तो V8 सेंटर बराबर कितना हो गया, रूट कितना बनाता है ये, 1 माइनस और 2 इधर चला गया, तो 2 gm/r। और इसको ऐसे लिख लेना है, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो √2 g8 सरफेस इंटू r। कुल मिलाकर सवाल में हमने जाना कि कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का तो यूज कर ही सकते थे अपन, लेकिन हम
वर्क एनर्जी थ्योरम की जगह एनर्जी कंजर्वेशन का यूज तब कर सकते हैं जब हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले याद कर रखे हों। तो हमने क्योंकि फॉर्मूले इसलिए याद कर रखे हैं ताकि हम सीधा यहाँ यूज कर लें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, नया फंक्शन दे दें हमको कि कंसीडर एक नया टाइप का फोर्स है जो कंजर्वेटिव है और आपको उसके लिए वैल्यू पता लगानी है वेलोसिटी वगैरह की, तब तो वहां हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पहले इंटीग्रेट करके निकालो तो उससे सीधा ही वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर लेंगे। लेकिन जिन चीजों के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले याद कर रखे हैं उनमें ये इसी बात का फायदा है कि अब हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, जो हमें याद है उसका फायदा उठाया और सीधा ही v की वैल्यू यहां डाल दी। तो कुल मिलाकर जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में हो, मोशन कराने वाले फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं।